एक तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। दूसरा, एक शब्द आपने कहा कि समाज के लिए दिन रात एक करते हैं। ये कोई एहसान नहीं है मेरा, ये समाज का कर्ज है, समाज का ऋण हमारे ऊपर है। उस ऋण से उऋण होने के लिए 2-4 कदम हम भी चलते हैं, ये कोई एहसान नहीं है। हमारे साथ में है समाज सेवी जिन्होंने आज दिन रात एक करके आज समाज को एक गार्जियन के रूप में अपने आप को इन्होंने साबित किया है, गार्जियन के तौर पे बने रहे और हर जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे इतिहास संरक्षण का मामला हो, चाहे राजभर का जो आरक्षण मामला हो, सारे मुद्दों पे इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जितने भी पेपर वर्क होते हैं समाज के जितने भी अगुवा हैं उनको सबको मिला करके आज उन सारी समस्याओं का समाधान कर रहे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर पंचम जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। दूसरा, एक शब्द आपने कहा कि समाज के लिए दिन रात एक करते हैं, ये कोई एहसान नहीं है मेरा, ये समाज का कर्ज है, समाज का ऋण हमारे ऊपर है। उस ऋण से उऋण होने के लिए 2-4 कदम हम भी चलते हैं, ये कोई एहसान नहीं है। जो सब लोग का पर्सनल समय होता है, पर्सनल काम होते हैं, उस काम से आपने टाइम निकाल करके समाज में आपने काफ़ी समय दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। जैसा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा है आजमगढ़ के नरौनी जो नगर पालिका है, उसमें आपने बस स्टैंड पे मूर्ति स्थापना के लिए जो आपने आवेदन किया था उसका क्या स्टेटस है, जानना चाहेंगे सर। देखिए, जो नरौली बस स्टैंड है आजमगढ़ शहर में, वहाँ पे पहले 2006 में हमारे साथियों ने प्रयास किया, डॉक्टर राम दुलार जी थे उसमें, प्रयास किए कि यहाँ पे एक महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाई जाए और नगर पालिका परिषद उसको ज़मीन दे। वहाँ से प्रस्ताव गया, लेकिन प्रस्ताव उसी तरह लंबित रहा। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, संस्कृति मंत्री जी को। वहाँ से 1 जुलाई को पत्र आया निदेशक का डीएम को, 1 जुलाई सन 2025 को पत्र आया जिलाधिकारी आजमगढ़ को, और जिलाधिकारी आजमगढ़ ने फिर पत्र लिखा जो संबंधित जहाँ से रिपोर्ट आनी है, एडीएम प्रशासन ने फिर नगर पालिका को, पीडब्ल्यूडी को, राजस्व विभाग को पत्र लिखा है और वो पत्र सभी विभागों में पहुंच गया है। उस पर जो रिपोर्ट आनी है, आख्या आनी है, क्योंकि ये शासकीय तौर पे मैंने मांग किया था कि सरकारी तौर पे मूर्ति लगाई जाए। इसी बीच माननीय परिवहन मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के दयाशंकर सिंह जी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश कराए। उसी स्थल पे जहाँ पे मूर्ति लगनी थी महाराजा सुहेलदेव जी की, जिस भूमि पर प्रस्ताव नगर पालिका परिषद ने किया था कि यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाई जाए, उसी ज़मीन पे उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आदेश किया, क्योंकि वो भी महापुरुष हैं। महाराणा प्रताप जी देश की धरोहर हैं, ऐसे महापुरुषों की मूर्ति लगनी भी चाहिए। तो मैंने अनुरोध किया शासन से, संस्कृति विभाग से, और मुख्यमंत्री जी को लिखा कि मूर्ति लगे, लेकिन जो पहले प्रस्ताव हुआ है नगर पालिका परिषद का, उस प्रस्ताव के अनुसार महाराजा सुहेलदेव जी की भी मूर्ति वहाँ लगनी चाहिए। दूसरा, अगर उस ज़मीन अगल बगल तमाम ज़मीनें हैं, उसी खंड में, उसी भूखंड में तमाम जगह खाली है, तो वहाँ पे दोनों महापुरुषों की मूर्ति लगे तो उचित होगा और समाज में एक संदेश जाएगा कि दोनों महापुरुषों ने देश और समाज के लिए अपना राष्ट्रीय योगदान में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो लोगों को देश प्रेम की भावना का वो प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि एक प्रस्ताव ऑलरेडी आपने डाला हुआ था, तो फिर दूसरा प्रस्ताव कैसे? मैंने नहीं डाला था, हमारे साथियों ने बता रहे कि डॉक्टर राम दुलार जी उस समय SC/ST कमीशन के चेयरमैन थे, उन लोगों ने प्रयास किया और उस समय नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से मिलकर के वो प्रस्ताव गया और प्रस्ताव गया शासन में, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, वो उसी तरह से लंबित था। फिर हम लोगों को, मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उस नकल को निकलवाया डॉक्टर साहब से अनुरोध करके, उन्होंने नकल निकाल के दिया। फिर मैंने पत्र बनाया, पत्र बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को, संस्कृति मंत्री को, डायरेक्टर संस्कृति विभाग को लिख करके दिया। तो फिर अब कार्रवाई में वो प्रचलन में है और मुझे लगता है, अभी मैं कल SDM सदर के यहाँ था
तो वहाँ से भी पत्र सभी विभागों को चला गया है आख्या के लिए। अब आख्या आएगी, फिर उस पर जो भी निर्णय होगा शासन के लिए पत्र जाएगा। मतलब लगभग एक तरफ से देखा जाए तो लगभग प्रक्रिया में है। चलिए, अब जानना चाहेंगे जैसा कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय है, उसमें जो आपने मूर्ति के लिए डिमांड करी थी, तो उसका क्या स्टेटस है बताएं। देखिए, आजमगढ़ में जो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से विश्वविद्यालय है, पहला तो मैंने मांग किया कि वहाँ पे जैसे अन्य महापुरुषों का, अब यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, यहाँ पे लिखा है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। फिर एक अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय। तो जिस तरह से जातियों का उल्लेख, जातीय नाम का उद्बोधन हुआ है, उस तरह से हमने भी अनुरोध किया कि यदि महाराजा सुहेलदेव प्रामाणिक अभिलेखों के अनुसार भर जाति के हैं तो उनके भी जाति का उल्लेख होना चाहिए। बहुत लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं कि नहीं, महापुरुषों के आगे सरनेम नहीं होता, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भारत में क्या सामाजिक व्यवस्था का विधान है? यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जातियों का विखंडन है कि नहीं है? जातियों पे आधारित लोगों का नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? जब सामाजिक व्यवस्था के विधान की मान्यता है इस देश में, तो कहीं न कहीं महाराजा सुहेलदेव अन्य जात को छोड़, हम अन्य महापुरुषों की छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि महाराजा सुहेलदेव किसी न किसी जात में पैदा हुए होंगे, तो उस जाति का उल्लेख कहीं न कहीं प्रमाणों में मिलेगा। तो जो अब तक गजेटियर या ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, लगभग हर जगह उनको भर जात या राजभर जात का बताया गया। अन्य जैसे थारू भी लिखा है कहीं कहीं, लेकिन जो प्रामाणिक अभिलेख है उस तरह से अभी जो मान्यता है इनको भर जात का बताया गया है। तो जब अन्य महापुरुषों के साथ लग सकता है, यहाँ तक कि भगवान श्री राम किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंशी थे, उनको कहा गया कि क्षत्रिय थे। भगवान कृष्ण क्या थे? यदुवंशी थे, उनको कहा गया कि यादव कुल के थे। तो महाराजा सुहेलदेव क्या है? वो भी तो किसी न किसी जात में होंगे। उनकी जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखी जाएगी तो उसमें क्या लिखा जाएगा? जैसे आप देखते हैं, पढ़ते हैं ना, अन्य महापुरुषों का भी पढ़ेंगे तो उनका जो जीवन परिचय है, तो उस जीवन परिचय कड़ी में क्या लिखेंगे? तो हमने भी वही कि जो प्रामाणिक तथ्य है उसके आधार पर मांग कर रहे हैं। कोई हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये तो पूरे देश की धरोहर है, हम सिर्फ राजभर समाज की नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी ऐतिहासिक जब पृष्ठभूमि लिखी जाएगी तो उसमें उनका जाति का नाम का उल्लेख होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बात करेंगे इसी तर्ज पे बहराइच में, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी का उसमें कार्यक्रम था 10 जून को विजय दिवस पे, और उसमें मैं आपकी बात को काटूंगा। अभी आपने मूर्ति का सवाल उठाया महाराजा सुहेलदेव जी की यूनिवर्सिटी में, मैंने प्रयास किया, तमाम साथियों ने भी प्रयास किया, लेकिन मैं जब महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिखा, वहाँ से जब पत्र आया है यूनिवर्सिटी, फिर कार्य परिषद की बैठक हुई यूनिवर्सिटी की, फिर वहाँ से प्रस्ताव गया लिख करके शासन को, और शासन ने फिर इसको संज्ञान लिया, निदेशालय से चिट्ठी आई, फिर उन्होंने जिलाधिकारी से आख्या मांगा। अब जो आख्या जाने में समय लगा, मुझे कहने में खुशी हो रही है कि यूनिवर्सिटी के लोगों ने, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर महोदय ने काफ़ी सक्रियता दिखाई। जिला प्रशासन के एडीएम साहब राहुल विश्वकर्मा जी, एसडीएम सदर, इन लोगों ने पूरा सक्रियता दिया। कल एनओसी जारी हुई है यूनिवर्सिटी से, और पत्र फिर शासन को, चूँकि संयुक्त हस्ताक्षर से जाता है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के, तो अभी कल संभवतः वो भी, आज पत्र पे दस्तखत हो जाएगी तो शासन को जाएगा। अब लगभग 90% जो है ये कार्य पूर्ण है। अब शासन वहाँ पे ललित अकादमी जो है, जहाँ से मूर्ति का निर्माण होता है, मैंने मांग किया था कि शासकीय तौर पे ये राजकीय रूप से ये मूर्ति लगनी चाहिए। ये मैंने तो अनुरोध किया, अपना प्रत्यावेदन दिया, लेकिन सरकार ने संज्ञान लिया, यूनिवर्सिटी ने संज्ञान लिया, जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया, और उस संज्ञान के आधार पे अब कार्रवाई अंतिम चरण में है। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है अगले महीने तक मूर्ति निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाए। चलिए, बहराइच का जैसा कि मामला है, वहाँ पे सरनेम नहीं लिखे जाने की वजह से आज समाज काफ़ी विरोध कर रहा है। जिस मंच पे मुख्यमंत्री जी थे, एक तरफ सुहेलदेव जी के आगे सरनेम नहीं बोलते हैं,
और दूसरी तरफ बिजली पासी और लाखन पासी का उद्बोधन करते हैं, ऐसा क्यों? अब वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अपना विचार होगा, उनकी हो सकता अपनी कहीं कोई राजनीतिक बाध्यता होगी, लेकिन मुझे जो कहना, मैं अपनी बात कहा हूँ। मैंने जिला पर जो नियम है, जो प्रक्रिया है, चूँकि वो जिला प्रशासन के अधीन वो मूर्ति जहाँ स्थापित हुई है वो स्थल जिला प्रशासन पर्यटन विभाग देख रहा है। मैंने डीएम को लिखा, डीएम ने संस्कृति निदेशक को लिखा, निदेशक संस्कृति ने लिखा कि राजकीय अभिलेखागार को, वहाँ से रिकॉर्ड जो है राजकीय अभिलेखागार से 26 नवंबर 2024 को गया। फिर डीएम को चिट्ठी गई 6 जनवरी 2025 को निदेशक संस्कृत का, और 6 जनवरी 2025 से अब तक जिला प्रशासन ने मेरे प्रत्यावेदन का निस्तारण ही नहीं किया। इसी बीच 10 जून को मुख्यमंत्री जी का लोकार्पण का कार्यक्रम लगा, धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो मेरा प्रकरण था, जो मैंने अनुरोध किया था, जो मैंने प्रत्यावेदन दिया था, उसका निस्तारण नहीं किया। मैंने आरटीआई से भी मांगा है। फिर अभी 11 जुलाई को निदेशक संस्कृत विभाग ने फिर लिखा है डीएम को कि प्रकरण का निस्तारण किया जाए। तो हमने तो साक्ष्य दे दिया है, हम ही नहीं, सरकार के रिकॉर्ड को उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार ये सरकारी रिकॉर्ड जमा करता है, वहाँ से जो जारी होता है वो सरकार का रिकॉर्ड ही माना जाएगा। उसने लिख करके जी डीएम को दिया, अब उसको डीएम ना माने तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। हमारे प्रकरण को या तो निस्तारित करिए, निरस्त कर दीजिए, या तो अनुशंसा करके शासन को भेजिए, मार्गदर्शन लीजिए। लेकिन अभी जिला प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मैं तो कोर्ट भी जाऊंगा, कोर्ट में अगर या तो आप हम राजकीय अभिलेखागार का जो रिकॉर्ड है उसको निरस्त करिए, और नहीं तो उसको मान्य करिए। अगर नहीं मान्य करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। चलिए अभी बात करेंगे आरक्षण का मामला। राजभर समाज में जागो राजभर जागो की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी इस चीज़ को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, तो अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है, बताएं। देखिए, जो जागो राजभर जागो समिति है, एक सामाजिक संस्था है, और मैं बधाई दूंगा उनके पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, कि काफ़ी मेहनत से उन लोगों ने काम किया। आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते हैं, लेकिन कोई काम करने वाला हो, जो काम करता उसी की आलोचना होती है। उन लोगों ने काम किया, कोर्ट में गए, कोर्ट से डायरेक्शन आया गवर्नमेंट को, फिर नोटिस जारी हुई अवमानना की वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे ट्राइबल मिनिस्ट्री हो, SC/ST कमीशन हो। और मुझे खुशी है कि जो जिस कार्य में जागो राजभर समिति लगी है, कहीं न कहीं हम लोग भी सहयोग जो अपने लायक होता है ज़रूर करते हैं। और अभी बीच में हम लोग भी गए थे, SC/ST कमीशन में मिले थे। उसके बाद फिर हमारे जो पदाधिकारी हैं जागो समिति के, वो लोग भी जा कर के मिल कर के आए हैं। और मुझे लगता है कि कोर्ट में जो वहाँ से कमीशन की रिपोर्ट आनी थी, संभवतः लोगों ने बात किया है, और वो रिपोर्ट भी कोर्ट में जल्दी ही जाएगी और सकारात्मक जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रयास लोगों का है और उसमें हम लोग भी सहभागी हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, न किसी एक संस्था का, ये पूरे समुदाय का है। तो समुदाय के हर व्यक्ति को कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सहयोग करना चाहिए। जैसे कि बात करेंगे अभी आज राजभर समाज की जो पुराने जो लोग थे, उनसे आज एजुकेशन के मामले में काफ़ी सुधार हुआ है, और भी कैसे बेहतर एजुकेशन को सुधारा जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, अब जो शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, और ये भी सभी जानते हैं कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं प्रगति होनी है, वो न विकास होना है। लेकिन जानबूझ के अनजान बने, ये दुखद है। हमारे लोग, अब जो पहले ग्राफ नीचे था बढ़ा है, लेकिन जो गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, जिस तरह से बच्चों का झुकाव होना चाहिए शिक्षा के प्रति, जो समर्पण होना चाहिए, वो भाव कम दिखाई दे रहा है। पहले तो था, जो लड़के बाहर गए, पढ़े लिखे, कहीं न कहीं एडजस्ट हुए। अब नई पीढ़ी जो है, अभी गांव में चले जाइए, नई पीढ़ी किधर जा रही है। अब आप लोग देखिए गांव में जाके, हम लोग भी तो गांव के रहने वाले, लेकिन दुख होता है कि नई पीढ़ी अब गुमराह हो रही, कहीं नशा की तरफ जा रही है। वो एजुकेशन का रास्ता छोड़ के एक शौक, जैसे राजनीति का है, राजनीति करो ठीक है, लेकिन उसके पहले तुमको एजुकेट होना पड़ेगा। और जो शिक्षा मिलनी चाहिए, सामाजिक संस्कार जो हमारा है, जो हमारा आचरण व्यवहार है,
वो काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि अब नई पीढ़ी अगर सुनेगी तो थोड़ा हम लोगों को कोसेगी, लेकिन जो दिशा है अब हम लोगों के नई पीढ़ी की दिशा दूसरी तरफ परिवर्तित हो रही। संस्कार और नशा दो तरफ हमारे लोग ज़्यादा जा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग जो समझने वाले बेचारे वो तो समझदार हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी को जो गाइडलाइन मिलनी चाहिए, जो गार्जियनशिप मिलनी चाहिए, जो लीडरशिप जो समाज के हैं उन लोगों को जो गाइड करना चाहिए, उस तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख है। इसमें कमी किसकी है, बच्चे की है या फिर गार्जियन? इसमें देखिए बच्चे की ही कमी नहीं माना जाएगा, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर हम समाज के प्रबुद्ध नागरिक बनते हैं तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी है। जो समाज के चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे सामाजिक संगठन के लोग, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो मानसिक तौर पे जब तक तैयार नहीं होंगे, जब तक मानसिक तौर पे तैयार नहीं होंगे तो परिवर्तन बड़ा मुश्किल है। कहने के भाषण सुने चल दिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक वो मानसिक तौर पे उनके समझ में नहीं आएगा कि हाँ किस तरह से हमारी प्रगति होनी है, अन्य समाज के लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमको कैसे बढ़ना है, जब तक उन बच्चों में एक संस्कार नहीं पैदा किया जाएगा, एक चेतना नहीं पैदा की जाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो हमारा ग्राफ था अब नीचे की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा आभास होता है। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारी 70% पीढ़ी हमारी सही है, लेकिन 30% जब गुमराह हो रहे हैं तो उनको भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उनको भी हम संवारें, उनको समझाएं, कहीं न कहीं एक दिशा उनको दें। ऐसा मेरा अपना मानना है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर पंचम राजभर जी, जो कि समाज उत्थान के लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास किया है, और आज भी इनका एक मैसेज है कि आप सभी सामाजिक स्तर को बढ़ाना है तो आप सभी उसमें तन मन धन से लग जाइए। जो आज बच्चे जो मार्गदर्शन के अभाव में गलत लाइन पे चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप मार्गदर्शित करें और उनके फ्यूचर को बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।